आधी रात का वक्त हो चला था और तेज हवाओं पर भी खामोशी का जबरदस्त पहरा था। वहीं ठीक उस आलीशान कमरे की बिस्तर पर वह 11 साल का बच्चा बड़े ही सुकून की नींद सो रहा था, पर उसकी कसमसाहट और चेहरे पर मौजूद पसीने की बूंदें ये बयां कर रही थी कि शायद वह कोई बुरा ख्वाब देख रहा था। और अचानक एक झटके से साथ उठकर वह बिस्तर पर बैठ गया। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें अब भी विराजमान थीं और सांसें राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से चल रही थीं। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब तक वह जो कुछ भी देख रहा था वह सपना था या हकीकत। खैर, कमरे में चारों ओर अच्छी तरह से निगाहें दौड़ाने के बाद आखिरकार उसे समझ में आ गया कि अब तक वह जो कुछ भी देख और सुन रहा था वह सब हकीकत नहीं बल्कि एक बुरा ख्वाब था। पुरानी मगर भारी भरकम पलंग पर बैठे बैठे ही उसने अपने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई और हालात का जायजा लेने लगा। बाहर काफी अंधेरा था, मगर फिर भी कमरे में जल रही उस 0 वॉट के बल्ब की नारंगी रोशनी में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। उसने अपने बाईं ओर देखा तो पाया कि बिस्तर पर सिर्फ एक बेतरतीब पड़ा चादर और तकिया रखा हुआ था, और बिस्तर की सिलवटें देखकर ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी देर पहले वहां कोई सोया हुआ था, जो अभी हाल ही में उठकर बाहर गया होगा। हालांकि कमरे का दरवाजा ठीक से बंद था, फिर भी सिटकनी नीचे थी, मतलब वह जो कोई भी था फिलहाल कमरे से निकलकर कहीं बाहर गया हुआ था। इस अजीब से हालात में वह डरा सहमा सा लड़का कुछ सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक कमरे में दाहिनी ओर मौजूद वह खिड़की खुल गई और उस खिड़की से उस कमरे में एक साथ तेज हवाओं के कुछ झोंकों ने प्रवेश किया। कौन है? अचानक उस लड़के ने अपनी सहमी हुई आवाज में उस खिड़की की ओर देखते हुए पूछा। शायद उसे वहां खिड़की के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, पर यह कैसे मुमकिन था? वह तो दूसरी मंजिल पर था और इसीलिए खिड़की से बाहर वहां किसी के मौजूद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर शायद वह बच्चा इतना कुछ सोच और समझ नहीं सकता था, क्योंकि डर और आश्चर्य के मारे सिकुड़ी हुई उसकी आंखें अब भी उसी खिड़की की ओर मुड़ी हुई थी। मिशी, मिशी तुम हो क्या? उस बच्चे ने उसी खुली हुई खिड़की की ओर देखते हुए एक बार फिर से सवाल किया, पर इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला और इसीलिए इस बार वह खुद बिस्तर से नीचे उतर गया और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस खुली हुई खिड़की की ओर बढ़ने लगा। उसकी उम्र कम थी, दिल मासूम था और चेहरे पर डर और घबराहट भी मौजूद थी, पर साथ ही गजब का दुस्साहसी था वह जो यूं इतने डरावने माहौल में भी उस खिड़की की ओर बढ़ा चला जा रहा था, और वह भी एकदम अकेले। खैर, धड़कते दिल के साथ वह उस खिड़की के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने ध्यान से अपने चारों ओर देखा। वहां कोई भी नहीं था, बावजूद इसके कि उसे अब भी वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। और अचानक एक बार फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उसके कोमल शरीर को बेधता हुआ चला गया। एक पल के लिए तो वह भी डर के मारे सिहर उठा, पर इस बार भी उसने गजब की हिम्मत दिखाई और वहीं खिड़की के पास रखी टेबल पर चढ़कर उसने वह खुली हुई खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करने के साथ ही वह दोबारा अपने बिस्तर की ओर मुड़ गया, जो अब बिल्कुल खाली था, और फिर उसकी नजरें कमरे में एक पुरानी अलमारी और फर्नीचर से होते हुए दरवाजे पर जा टिकी। इस बार वह सीधा दरवाजे की ओर बढ़ने लगा और कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह दरवाजे के एकदम करीब पहुंच गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़ा दिया और अभी वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ उसी दरवाजे की हैंडल पर जाम होकर रह गए। अब वह दरवाजा खोलने की बजाय दरवाजे के पास कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और यकीनन इस बार यह उसका कोई वहम नहीं था। सचमुच दरवाजे के पास कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी।
अगले कुछ मिनटों तक वह लगातार उन आवाजों को सुनने की कोशिश करता रहा, पर उसे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। बस ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे के पीछे खड़े होकर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे हों, और आखिरकार इस बात से खींचकर उसने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। पर एक बार फिर उसे गहरा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाहर दरवाजे के पार वहां कोई भी मौजूद नहीं था, और इस बात से हैरान वह दरवाजा पार करने के बाद उसने खुद को एक बड़े से बंगले के हॉल में खड़ा पाया, जिसके दोनों और कई सारे कमरे नजर आ रहे थे, और साथ ही सीढ़ियां भी जो दोनों ओर गोल घुमावदार इस तरीके से बनाई गई थी कि उतरने वाला किसी भी तरफ से उतरे वह सीधा नीचे बने हॉल में ही पहुंचता। बहरहाल अगले कुछ पलों तक वहीं खड़े रहकर उसने वह फुसफुसाने की आवाज दोबारा सुनने की कोशिश की, जो अब भी उसके कानों तक आ रही थी, मगर बेहद धीमी। शायद इस बार बाईं ओर से, और यही सोचकर वह बाईं ओर मुड़ गया। वह बंगला काफी बड़ा और डरावना नजर आ रहा था, और बड़ी हैरानी की बात थी कि इस पूरे बंगले में वह 11 साल का बच्चा यूं अकेला भटक रहा था। बार बार उसे वहां अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, मानो वहां कोई ऐसा था जो उसका पीछा कर रहा था, पर फिर भी वह बच्चा बिना डरे आगे बढ़ रहा था, और इस बार यूं ही आगे बढ़ता हुआ वह सीढ़ियों पर पहुंच गया, और वहां पहुंचकर एक पल के लिए रुक गया। ठीक उसी पल रुकने के बाद उसने तेजी से पीछे की ओर अपनी गर्दन घुमाई, पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया, जबकि उसे बार बार ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो और उस पर हर पल नजर रखे हुए हो। खैर, यह शायद उसका वहम था, और उसे भी ऐसा ही लगा, इसलिए एक बार फिर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मिशीमा, एक बार फिर उसने थरथराती हुई जुबान से अपनी माँ को पुकारा, पर वह जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी वह बच्चा बिना डरे आगे बढ़ता ही जा रहा था। आखिरी पायदान पर से उतरने के बाद उसने सामने नजर आते मुख्य दरवाजे की ओर देखा, जो अंदर से बंद था, और फिर उसने दाईं ओर नजर घुमाई, जहां आगे चलकर किचन मौजूद था। शायद किचन में होगी मिशीमा, उसने मन ही मन सोचा, और किचन की ओर चल पड़ा, बावजूद इसके कि वहां काफी अंधेरा था, इतना कि 1-2 हाथ की दूरी तक का दृश्य ही नजर आता था, मगर फिर भी वह बेझिझक आगे बढ़ रहा था। भगवान जाने उसके दिल में किसी बात का खौफ था भी या नहीं। जो भी हो, वह अपनी माँ को ढूंढता हुआ किचन की ओर बढ़ने लगा कि तभी अचानक उसे एहसास हुआ मानो कोई बेहद तेजी के साथ उसके पीछे से गुजरा हो। ऐसे जैसे कोई हवा का झोंका, और जितनी तेजी से यह घटना घटित हुई उतनी ही तेजी से वो पीछे की ओर मुड़ गया, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि सीढ़ियों के दाईं ओर, यानी उसके ठीक सामने गैलरी के पार देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई साया मौजूद हो, पर यह सिर्फ बस एक पल के लिए लगा, क्योंकि अगले पल जब उसने मारे हैरत के पलकें झपकाई और दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मिशीमा, तुम हो क्या? उसने एक बार फिर अपनी माँ को आवाज दी, पर इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। ठीक उसके सामने, जहां एक पल पहले उसे वह साया नजर आया था, वहां कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, और उसके भीतर से हल्की पीली और नारंगी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मिशीमा, अपनी माँ को आवाज लगाता हुआ वह लड़का तेजी से उस ओर दौड़ा, और सीढ़ियों के बगल में मौजूद उस संकरी सी गैलरी को दौड़कर पार करने के बाद अब वह उस कमरे के सामने खड़ा था। अगले कुछ पलों तक वहीं खड़ा वह कुछ सोचता रहा, और आखिरकार कुछ तय करने के बाद उसने दरवाजे को धक्काकर थोड़ा और खोला और उस कमरे में प्रवेश कर गया। कमरे में मध्यम रोशनी का हल्का पीला सा बल्ब जल रहा था, जो जल कम रहा था और किसी बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमा ज्यादा रहा था। बावजूद इसके कमरे का पूरा वातावरण उसे साफ नजर आ रहा था।
भले ही वह कमरा बड़ा था, पर वहां मौजूद चीजें और उनकी हालत ये साफ बयां कर रही थी कि इस बड़े और वीरान बंगले में मौजूद इस कमरे का उपयोग किसी स्टोर रूम की तरह किया जाता था, जहां चारों ओर ढेर सारे पुराने फर्नीचरों, टूटे फूटे खिलौनों, पुरानी किताबों और कई बिना मतलब की चीजों की भरमार थी। और वहीं एक कोने में एक काठी का छोटा सा घोड़ा भी रखा हुआ था, जिसकी डरावनी सी परछाई सामने की दीवार पर बन रही थी। यकीनन इस वक्त यहाँ मौजूद किसी भी इंसान की हालत बुरी तरह खराब हो सकती थी, पर फिर भी वह बच्चा वहां खड़ा चारों ओर देख रहा था। उसे वहां किसी की तलाश थी, शायद अपनी मीशी माँ की, और इसी तलाश में भटकती हुई उसकी नजरें उस काठ के घोड़े और दीवार पर बनती उसकी परछाई पर पड़ी। पर इससे पहले कि वह उसे छोड़ किसी और चीज की ओर देखता, अचानक दीवार पर बने उसे घोड़े की परछाई के साथ एक और परछाई दिखी, जो यकीनन किसी औरत की थी और वह उस घोड़े पर बैठी हुई थी। ये दृश्य देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और बुरी तरह डरे सहमे उस बच्चे ने परछाई से नजरें हटाकर उस काठी के घोड़े की ओर देखा, पर उस पर कोई भी नहीं था, जबकि उसकी परछाई में अब भी वह औरत उस पर बैठी हुई दिख रही थी और झूल रही थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में उड़ते नजर आ रहे थे और वह शायद कुछ गा रही थी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हटोड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। डर के मारे कांपते हुए उसने एक बार फिर परछाइयों से नजर हटाकर उस काठी के घोड़े की ओर देखा, और इस बार वह सचमुच उस घोड़े पर बैठी नजर आ रही थी। बल्ब की नारंगी रोशनी में उसका चेहरा नजर आ रहा था, जो खून से सना दिख रहा था। वह उस काठी के घोड़े पर झूल रही थी और फिर अचानक उस बच्चे ने उसे पुकारा, मीशी माँ। उस बच्चे की आवाज सुनते ही काठी के घोड़े पर बैठी वह औरत फौरन उसकी ओर घूम गई। उसने अपनी खून सी लाल आंखों से उस बच्चे को घूर कर देखा। एक पल पहले वह औरत उस काठी के घोड़े पर बैठी हुई थी और अगले ही पल वह उसके सामने खड़ी थी। उसका वह डरावना, बेहद डरावना चेहरा उस बच्चे की आंखों से बस इंच भर की दूरी पर था। वह चेहरा उसके अपने चेहरे के इतने करीब था कि वह उस चेहरे पर नजर आते गुस्से और दर्द तक को साफ महसूस कर पा रहा था। ये भयानक दृश्य देखकर उस बच्चे के होश उड़ गए और इससे पहले कि उसकी समझ में कुछ भी आता वह बुरी तरह चीख उठी। उस भयानक औरत की चीख इतनी जोरदार थी कि न चाहते हुए भी उस बच्चे को अपने कानों पर हाथ रख लेना पड़ा और चीख सुनते ही वह एक ही झटके में उठकर बैठ गया। आंखें खुलते ही उसने जोर जोर से सांसें लेते हुए अपने चारों ओर देखा और पाया कि चारों ओर गहरा अंधकार पसरा हुआ था। बहरहाल वह चीख अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी और वह खौफनाक चेहरा अब भी उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। आंख खुलने के कुछ मिनटों बाद जब उसकी आंखें देखने लायक हुई तो उसने खुद को ठीक उसी कमरे में एक सोफे पर बैठा हुआ पाया जिस पर वह कई घंटों पहले बैठा था, और यह बात याद आते ही उसने सामने मौजूद पलंग पर नजर डाली जहां वह बच्चा अभी भी चैन से सो रहा था, जो थोड़ी देर पहले तक उस बंगले में भटकता हुआ नजर आ रहा था। रुद्र, क्या हुआ? तुम वापस क्यों आ गए? अचानक उस कमरे में किसी लड़की की आवाज आए और फिर वह 20-22 साल की लड़की बदहवास सी भागती हुई रुद्र के पास आई, जो फिलहाल अपनी बढ़ी हुई धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश में लगा हुआ था। मैं ठीक हूँ माहिरा, रुद्र ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया। खैर तब तक माहिरा, जो करीब 5 फुट 9 इंच लंबी, तीखे नैन नक्श वाली हल्की सांवले रंगत की लड़की थी, बावजूद इसके वह बला की सी खूबसूरत लगती थी। खैर वह उसके एकदम पास आ चुकी थी और बुरी तरह घबराई हुई वह उससे यूं देख रही थी मानो वह रुद्र के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान ढूंढने की कोशिश कर रही हो, पर जब उसे ऐसा कोई निशान नजर नहीं आया तो उसे यकीन हो गया कि रुद्र ठीक था।
उसकी यह हरकत भले ही अजीब थी, पर उसका तरीका देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे इस चीज की आदत थी, यानी अक्सर उसे रुद्र के शरीर पर चोटों के निशान या घाव नजर आते थे, पर आज ऐसा कुछ नहीं था और ये देखकर वह जितनी हैरान थी उतनी ही खुश थी। बहरहाल इसी बीच किसी ने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी और वह कमरा अचानक सफेद दूधिया रंग के प्रकाश से भर गया और एक बार फिर रुद्र की आंखें बंद हो गईं, पर इस बार जब धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो उसे माहिरा के अलावा उस कमरे में मौजूद वो 4 लोग और नजर आए, जिनमें से 2 बूढ़े दंपति थे और एक उनका बेटा, जबकि एक चौथा नवयुवक भी था जिसकी उम्र बाकियों के मुकाबले काफी कम थी और वह रुद्र और माहिरा का हम उम्र लग रहा था, क्योंकि वे तीनों ही 22-23 साल के युवा थे। अंकुश, तूने लाइट्स क्यों ऑन कर दी? रुद्राक्ष ने स्विच बोर्ड के पास खड़े उस नवयुवक को घूरते हुए उससे पूछा, जिसने आंखों पर पतले फ्रेम का खूबसूरत चश्मा चढ़ा रखा था और अपने क्लीन शेव्ड अवतार में वह किसी चॉकलेटी बॉय जैसा नजर आ रहा था। उसकी हाइट करीब 5 फुट 10 इंच थी और वह काफी गोरा चिट्टा स्मार्ट बंदा था, पर शायद उसने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया था, जो कि उसका दुबला पतला शरीर देखकर साफ पता चलता था। यार, तेरी चीख सुनकर हम सब डर गए थे, हमें लगा तू किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए जब हमने कैमरे में देखा कि तू बिना काम खत्म किए वापस आ गया तो हम थोड़े परेशान हो गए और फिर मैंने लाइट्स ऑन कर दी। उस लड़के अंकुश ने दरवाजे के पास मौजूद बड़े से कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसमें यकीनन कमरे का सारा दृश्य रिकॉर्ड किया जा रहा था और इसका मतलब वह एक नाइट विजन कैमरा था। मैं ठीक हूँ, बस वो अचानक मेरे सामने आ गई थी और इसीलिए मैं झटके से इस पार आ गया, रुद्र ने जवाब दिया, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी भरे अंदाज में उसकी ओर देखने लगे। कौन? इस बार सवाल पूछने वाले वो बुजुर्ग दंपति थे जो बेड पर लेटे उस बच्चे के नाना और नानी थे, जबकि उनके अलावा वहां मौजूद आखिरी इंसान उस बच्चे का पिता था। बात दरअसल ये थी कि रुद्र और उसके साथ मौजूद बाकी सभी लोग फिलहाल बेंगलुरु शहर के एक बंगले में मौजूद थे, जहां वे बूढ़े दंपति अपनी बेटी अंजलि, दामाद मोहन और अपने नाती शौर्य के साथ सालों से रह रहे थे। पर फिर एक दिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में उस बच्चे की मां यानी कि अंजलि मारी गई। पहले कुछ महीने तो उन्हें इस सदमे से उबरने में ही लग गए और फिर जब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा तो अचानक इस बंगले में अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं घटनी शुरू हो गईं। जैसे कभी देर रात गए दरवाजों का अपने आप खुल जाना, कमरों की लाइट्स का अपने आप जलना बुझना, कुत्तों और बिल्लियों का अक्सर बंगले में घुस आना और धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ घटनाएं और भी भयावह रूप लेने लगी। साथ ही अक्सर वह छोटा बच्चा शौर्य देर रात गए बंगले में इधर उधर घूमता हुआ पाया जाने लगा और पूछने पर कहता कि उसकी माँ उसके साथ खेलना चाहती थी। शुरुआत में तो सबने इसे हल्के में लिया, पर फिर ये मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी और तब मोहन अपने बेटे शौर्य को लेकर शहर के एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट के पास गया। बहरहाल इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई और अब उस बच्चे के साथ और भी ज्यादा बुरी घटनाएं घटने लगी। धीरे धीरे उसकी याददाश्त, उसकी शारीरिक शक्ति सब कुछ खत्म होने लगी और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वह क्लिनिकली डेड सिचुएशन यानी कोमा में चला गया। मोहन और उस बच्चे शौर्य के नाना नानी सभी ने उसके इलाज में पैसा पानी की तरह बहा दिया, पर किसी भी इलाज का कोई भी असर नहीं हुआ और तब उस साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें रुद्राक्ष अवस्थी के बारे में बताया, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें रुद्राक्ष के बारे में जो कुछ भी बताया उसे सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि और कोई कर सके या न कर सके पर रुद्राक्ष उनकी मदद जरूर कर सकता था और फिर उनके कहने पर उस साइकियाट्रिस्ट ने रुद्राक्ष से मदद मांगी। उस
वक्त रुद्राक्ष अपने टीम मेंबर्स यानी स्वाति, माहिरा, अंकुश और दर्शित के साथ किसी पैरानॉर्मल रिसर्च के सिलसिले में काहिरा गया हुआ था और जब उसे पता चला कि एक 11 साल के बच्चे की जिंदगी का सवाल था तो उसने उनसे वादा किया कि काहिरा का काम खत्म करके वह जल्द से जल्द बेंगलुरु आकर उनसे मिलेगा। बेंगलुरु आकर सबसे पहले वह उस साइकाइट्रिस्ट से मिला जिसके बाद उन्होंने रुद्राक्ष यानी रुद्र को इन लोगों का एड्रेस दे दिया और रुद्र फौरन अपने 2 दोस्तों माहिरा और अंकुश के साथ यहाँ इस बंगले पर आ गया, जबकि उसके बाकी दोनों दोस्त यानी स्वाति और दर्शित अब भी काहिरा में उसका बच्चा खुच्चा काम निपटा रहे थे। बहरहाल उनके बंगले पर पहुंचकर उसने सबसे पहले उस बच्चे को देखने की जिद की और उस बच्चे को देखने के बाद वह उसके नाना नानी और अंत में उसके पिता से मिला, जिन्होंने बीते दिनों घटी हर घटना को विस्तार पूर्वक ज्यों का त्यों रुद्राक्ष और उसके दोस्तों के सामने बयां कर दिया। इस दौरान अंकुश ने उनकी बताई हर छोटी से छोटी बात को अपने डिजिटल वीडियो कैमरा पर शूट कर लिया, जबकि माहिरा का काम पूरे घर के वास्तु की जांच करना था और चूंकि वह इसमें माहिर थी इसलिए यह पता करना उसके बाएं हाथ का खेल था कि घर में किस किस प्रकार के वास्तु दोष थे और उसने जितना जल्दी हो सका उन्हें दूर करने की कोशिश भी की। इसी दौरान उसने बताया कि घर के वास्तु में सबसे बड़ा दोष उस घर में मौजूद वह स्टोर रूम था, जिसे सुनकर उस बुजुर्ग दंपति ने अपने दामाद मोहन से फौरन वह कमरा तुड़वा देने की बात कही, पर रुद्र ने उन्हें शांत रहने को कहा और इसके बाद उसने खुद जाकर उस स्टोर रूम की जांच की। लौटने पर उसने जो बताया उसे सुनकर वह बुजुर्ग दंपति और उनका दामाद मोहन तीनों हैरान रह गए। रुद्र के अनुसार घर में कोई ऐसी बाधा थी जिसका मकसद उस बच्चे को नुकसान पहुंचाना था और ऐसे हालात में वे सभी बुरी तरह टूट गए, पर रुद्र और उसके दोस्तों ने उन्हें हिम्मत दी और उसने उन लोगों से वादा किया कि वह किसी भी कीमत पर उनके बच्चे को वापस सही सलामत लेकर आएगा और इसके लिए उसने आज की रात चुनी थी। रात को रुद्राक्ष के कहने पर जिस कमरे में वह बच्चा हमेशा सोता था उसी कमरे में उसे सुला दिया गया और रुद्राक्ष ने अपने साथ लाए किसी गेरुए रंग के पाउडर से उस पलंग के चारों ओर मिलाकर एक बड़ा सा स्वास्तिक चक्र बना दिया और फिर उसने बाकी सभी को कमरे से बाहर दरवाजे के पास रहने को कहा, जहां पर अंकुश और माहिरा के साथ बाकी सभी लोग खड़े थे, जबकि अंकुश अपना काम यानी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और इधर कमरे में मौजूद सोफे को खिसका कर रुद्र ने उस पलंग के करीब रख दिया जहां वह बच्चा सोया हुआ था, यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि कोमा में था। इसके बाद रुद्र ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और एक पुराने मगर कारगर तरीके से उसने खुद की आत्मा को उस बच्चे की आत्मा से जोड़ दिया, जो उसके अनुसार रूहानी दुनिया में कैद हो गई थी। अभी रुद्र यह सब कुछ सोच ही रहा था कि अंकुश ने चुटकी बजाकर उसकी सोच में विघ्न डाल दिया और वह फौरन अतीत के इस सफर से निकलकर वर्तमान में आ गया, जहां वह उन लोगों के सामने ठीक उसी सोफे पर बैठा हुआ था। कहाँ खो गया भाई? अंकुश ने चुटकी बजाकर उसे वापस अतीत से वर्तमान में लाते हुए उससे सवाल किया, जिस पर रुद्र ने बड़ी ही बारीकी से एक एक करके उन सभी लोगों पर नजर डाली जो वहां मौजूद थे। कहीं नहीं, मुझे एक बार फिर से वहां वापस जाना होगा, रुद्र ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिसे सुनकर बाकी दोनों तो समझ गए कि वह उसी रूहानी दुनिया में वापस जाने की बात कर रहा था जहां से वह अभी अभी लौटा था। जबकि उसके दोस्तों के अलावा बाकी तीनों कुछ भी नहीं समझे और उन्हें बस इतना ही समझ में आया कि वह एक बार फिर बेहोश होने वाला था जैसे पहली बार हुआ था। पागल हो गया है क्या तू? उसकी बात सुनकर अंकुश बुरी तरह भड़क गया, जबकि रुद्र उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर एक बार फिर खुद को रूहानी दुनिया में जाने के लिए तैयार करने लगा। पर उस पर इस तरह बरसने वाला अकेला अंकुश ही नहीं था, बल्कि माहिरा का भी यही हाल था। कम ऑन रुद्र, तू जानता है न तू क्या कह रहा है? रुद्र की बात सुनकर माहिरा ने भी बुरा सा मुंह बनाते हुए उससे पूछा।
तुझे पता है न कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है और तू वापस उस दुनिया में जाना चाहता, ये जानते हुए भी कि अगर तेरे वहां से वापस लौटने से पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया तो तू वहां हमेशा हमेशा के लिए फंसकर रह जाएगा और फिर चाह कर भी तू कभी वहां से वापस नहीं आ सकेगा। अंकुश ने दोबारा कहा, जिसे सुनकर बाकी तीनों भी समझ चुके थे कि रुद्र अपनी जान खतरे में डालने की कोशिश कर रहा था। बेटा, ये तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं? तुम क्यों अपनी जान खतरे में डालने जा रहे हो, वो भी हमारे बच्चे के लिए? अचानक उन तीनों की बातों के बीच में वह बुजुर्ग आदमी आ गया जो उस बच्चे का नाना था और वह भी बाकी दोनों की तरह रुद्र को ऐसा कुछ करने से रोकने की कोशिश करने लगा। हाँ रुद्राक्ष जी, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं और हम नहीं चाहते कि हम आपको भी खो दें, इसलिए बेहतर होगा कि हम ये सब कुछ कल दोबारा कर लेंगे। फिलहाल आपको अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। इस बार उस बच्चे के पिता यानी मोहन ने भी आगे आकर उसे समझाने की कोशिश की, जबकि उन सभी लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर वह मन ही मन बुरी तरह खींच रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वे सभी सिवाय उसका समय बर्बाद करने के और कुछ भी नहीं कर रहे थे और यह समय उसके लिए कितना कीमती था यह अब तक सिर्फ उसे ही पता था। पर अब शायद उन सभी के जानने का वक्त आ चुका था कि परिस्थिति अब और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। आप सभी लोग समझ क्यों नहीं रहे? मामला अब बेहद जटिल हो चुका है। वह आत्मा जिसने इस बच्चे को कैद कर रखा है उसे अब समझ आ चुका है कि मेरा यहाँ होना उसके लिए खतरनाक है, इसलिए वह हमें अब और कोई मौका नहीं देगी और इस बच्चे को बचाने का हमारे पास यही एक आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद वह पूरे तौर पर इस बच्चे की आत्मा को इसके शरीर से अलग कर देगी और एक बार अगर बच्चे की आत्मा शरीर से अलग हो गई तो उसे वापस ला पाना मेरे लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। रुद्र ने बुरी तरह खींचकर कहा और उसकी बात सुनकर उसके दोस्त अंकुश और माहिरा सकते में आ गए, क्योंकि फिलहाल वही दोनों थे जो रुद्र की कही हुई बातों का सही मतलब समझ रहे थे और इसलिए वे दोनों फौरन खामोश हो गए। जबकि रुद्र एक बार फिर उस बच्चे के पिता और उसके नाना की ओर मुड़ा। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा किसी भी कीमत पर, बस आप दोनों खुद को संभालिए। उसने एक बार फिर उन्हें विश्वास दिलाया और जब उन्हें रुद्र की बात पर विश्वास हो गया तो वे दोनों खुद ब खुद पीछे हट गए और साथ ही रुद्र के दोनों दोस्त अंकुश और माहिरा भी पीछे हट गए थे। पर अभी भी वे दोनों इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल उन्हें पता था कि रुद्र उस बच्चे की जान के आगे खुद की जान की जरा भी परवाह नहीं करेगा और इसीलिए उन्होंने उसे दोबारा रोकने की कोशिश भी नहीं की। आखिरकार रुद्र के इशारे पर उन्होंने कमरे की लाइट्स दोबारा ऑफ कर दी और वे सभी वापस चुपचाप बिना कोई आवाज किए दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। जबकि यहाँ उस सोफे पर बैठे बैठे रुद्र ने एक गहरी सांस अंदर खींची और वापस पलंग पर मौजूद बच्चे की ओर मुड़ गया। इसी के साथ ही उसने एक खास अंदाज में उस बच्चे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाने लगा, जो शायद संस्कृत भाषा के कुछ शब्द थे, पर वो शब्द क्या थे ये पहचानना लगभग नामुमकिन सा था। देखते देखते एक बार फिर कमरे का माहौल बदलने लगा और रुद्र को भी भारीपन सा महसूस होने लगा। उसके होंठ अभी भी लगातार हिल रहे थे, पर उसका बुदबुदाना धीरे धीरे बंद हो चुका था और फिर एक पल के ऐसा आया जब उस पर नींद मानो पूरी तरह हावी हो गई और फिर अचानक उसे एक तेज झटके का एहसास हुआ, मानो जैसे उसके जिस्म से उसकी रूह निकल गई हो। अचानक रुद्र को एक तेज झटके सा महसूस हुआ और एक पल के लिए उसकी नजरों के सामने इतना तेज प्रकाश फैल गया कि उसे फौरन अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो अचानक से हवा में कोई रोशनी का गोला प्रकट हो गया हो। खैर थोड़ी देर बाद जब उसे उस रोशनी का गोले का तेज प्रभाव खत्म होता महसूस हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को उसी कमरे में मौजूद पाया जिसमें वह थोड़ी देर पहले था।
पर फिलहाल कुछ था जो बदला बदला नजर आ रहा था, जैसे कि अब वह उस सोफे पर नहीं था बल्कि उससे दूर वहां खिड़की के पास खड़ा हुआ था और उसकी नजरें दरवाजे की ओर गईं जहां पहले उसके दोनों दोस्त और बाकी लोग खड़े थे, पर अब वहां कोई भी नहीं था और वह दरवाजा बंद था। इसी बीच कमरे में मौजूद पलंग पर लेटे उस बच्चे की नींद खुल गई और अब वह बच्चा कमरे में अपनी मां को खोज रहा था। उस बच्चे ने कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाई पर उसकी मां उसे कहीं नहीं दिखी और शायद उसे वहीं पास में खड़ा रुद्र भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर रुद्र मुस्कुराया, जबकि उस बच्चे को यकीनन उसकी मौजूदगी के बारे में जरा भी नहीं पता था और वह उठकर हवा के झोंकों की वजह से खुली खिड़की की ओर चल पड़ा, जिसके ठीक पास ही रुद्र वहां एक कोने में खड़ा था। अपनी मां को वहां मौजूद न पाकर एक बार फिर वह बच्चा दरवाजे की ओर चल पड़ा और इस बीच न जाने क्यों बार बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दरवाजे के पास खड़े कुछ लोग फुसफुसा रहे हों, पर दरवाजा खोलने पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। हालांकि रुद्र को अंदाजा था कि वे धीमी आवाजें यकीनन इंसानी दुनिया में मौजूद अक्षत और बाकियों की रही होंगी, जो शायद उसे और उस बच्चे को लेकर चिंतित हो रहे होंगे। बहरहाल उनके बारे में न सोचकर एक बार फिर वह उस बच्चे के पीछे पीछे चल पड़ा, जो अब तक सीढ़ियों के पास पहुंच चुका था, और फिर सीढ़ियों से उतरकर एक वह बच्चा किचन की ओर मुड़ गया, जबकि उसके एकदम विपरीत रुद्र तेजी से उस स्टोर रूम की ओर चल पड़ा और ठीक उसी पल उस बच्चे को महसूस हुआ मानो कोई साया बड़ी ही तेजी के साथ उसके बेहद करीब से गुजरा हो और वह फौरन पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे मुड़ते ही न जाने कैसे पर एक पल के लिए उसे स्टोर रूम के दरवाजे पर खड़े रुद्र की झलक मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता रुद्र की वह झलक दिखनी बंद हो गई और वह बच्चा कुछ सोचता हुआ किचन के बजाय वापस स्टोर रूम की ओर चल पड़ा। स्टोर रूम के पास पहुंचकर वह एक पल के लिए ठिठका और फिर उसमें प्रवेश करते ही उसकी नजरें वहां मौजूद बाकी सभी पुरानी चीजों पर से होती हुई उस पुराने काठी के घोड़े पर पड़ी, जो बाकी सारी गैर जरूरी चीजों के साथ एक कोने में पड़ा था और उसकी परछाई सामने की दीवार पर बन रही थी। वह उस काठी के घोड़े को गौर से देखने लगा और अचानक एक बार फिर उसे वही परछाई उस काठी के घोड़े पर बैठी हुई नजर आई। ठीक पिछली बार की तरह वह परछाई उस काठी के घोड़े पर झूलने लगी और वही पुराना धुन गुनगुनाने लगी। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हटोड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। उसकी आवाज ऐसी थी कि जिसे सुनकर मुर्दे की रीढ़ में भी सिहरन दौड़ जाए, मगर फिर भी वह बच्चा बिना किसी डर या संकोच के उसे देख रहा था। मिशी माँ, उस छोटे से बच्चे ने सामने मौजूद उस परछाई की ओर देखते हुए उसे पुकारा और अचानक वह परछाई रुक गई। दीवार पर मौजूद उस परछाई के लंबे और बुरी तरह बिखरे हुए बाल हवा में यूं लहरा रहे थे मानो वह बीच तूफान में मौजूद हो, और अब रुद्र ये जानता था कि इसके बाद क्या होना था और ठीक वही हुआ। देखते देखते वह परछाई उसे काठी के घोड़े की पीठ पर से गायब हो गई और इससे पहले कि रुद्र कुछ सोच या समझ पाता उसे अपने चेहरे पर से कुछ इंच की दूरी पर वह खून से सना हुआ भयानक चेहरा नजर आया। वह चेहरा जो 100% किसी औरत का था, पर उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और उसका पूरा चेहरा उसी के खून में डूबा हुआ बुरी तरह कटा फटा था। रुद्र अभी उस खौफनाक चेहरे को देख ही रहा था कि तभी एक बार फिर वह बुरी तरह चीख उठी। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। इस बार उस साए की चीख पहले से भी कई गुना तेज थी, इतनी कि उसके चीखने मात्र से अचानक वहां उस कमरे में आंधी आ गई और कमरे में मौजूद सारी चीजें इधर उधर उड़ने लगी। डर के मारे फौरन उस छोटे से बच्चे ने अपनी आंखें और अपने दोनों कान बंद कर लिए, पर ठीक उसी वक्त रुद्र ने अपने दोनों हाथ उस बच्चे के कंधे पर रख दिए और अब वह उस बच्चे के ठीक पीछे खड़ा दिखाई पड़ रहा था, जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस भयानक औरत पर ही टिकी हुई थी। नहीं, इस बार नहीं।
रुद्र ने बिना किसी डर और संकोच के जवाब दिया और रुद्र का ये बर्ताव देख एक पल के लिए साये की शक्ल में मौजूद वह औरत भी हैरान रह गई। वह औरत अपने सामने मौजूद रुद्र को अपनी अंगारों सी दहकती आंखों से पूरी तरह घूरे जा रही थी, जबकि रुद्र उसे उत्सुकता भरी नजरों से देख रहा था और आखिरकार उस औरत ने चीखना बंद कर दिया था। मीशी माँ बोलता हुआ वह बच्चा अचानक उस साये की ओर दौड़ पड़ा, जबकि रुद्र ने उसके कंधे पर दबाव बढ़ाकर उसे उस औरत की ओर बढ़ने से रोक दिया। वो तुम्हारी माँ नहीं है शौर्य। इस बार रुद्र ने ये शब्द उस साये से नहीं बल्कि उस बच्चे से कहे थे, जो अब अपने पास खड़े रुद्र को अच्छी तरह देख सकता था, और वह रुद्र को वहां देखकर बुरी तरह हैरान नजर आ रहा था। उसे मेरे पास आने दो। एक बार फिर उस साये ने रुद्र पर कहर ढाती हुई नजरें डाली और उससे कहा, पर इस बार उसका स्वर पले की तरह कठोर नहीं बल्कि सर्द मालूम पड़ रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। नहीं, रुद्र ने साफ इनकार कर दिया और साथ ही उसने उस बच्चे को खींचकर अपने पीछे छिपा लिया, जिस पर वह खून से सने चेहरे वाली औरत दोबारा चिढ़ गई और उसने गुस्से से भरी अपनी लाल आंखों से सामने खड़े रुद्र की ओर देखा, पर उसे रुद्र की आंखों में जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा था। रुद्र जानता था कि ऐसी आत्माएं सामने मौजूद इंसान के डर की वजह से उस पर और भी ज्यादा बुरी तरह हावी हो जाती थी। यकीनन आज अगर यहाँ रुद्र के अलावा कोई और इंसान होता तो मारे डर के उसकी हालत खराब हो रही होती, पर रुद्र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसके अनुभव ऐसे थे कि अब तो वह डरना भी भूल चुका था। मैंने कहा उसे मेरे पास आने दो। साये के रूप में रुद्र और उस बच्चे के सामने खड़ी उस बच्चे की माँ एक बार फिर जोरदार आवाज में चिल्लाए और ठीक उसी पल उस कमरे दोबारा आंधी सी आ गई। बहरहाल इस बार भी रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह औरत हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगी। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना निर्भीक हो सकता था, पर वह भी एक माँ थी और वह बस अपने बच्चे का साथ चाहती थी, मगर वह जानती थी रुद्र उसकी राह में कांटा बन सकता था। इसीलिए उसने तय कर लिया था कि वह रुद्र को अपने रास्ते से हटाकर ही रहेगी, और इसी के साथ ही उसने उस स्टोर रूम के एक कोने में नजर डाली, जहां कई सारी पुरानी चीजों के बीच एक लोहे का पुराना और भारी भरकम संदूक रखा हुआ था, और अचानक वह संदूक अपनी जगह से ऊपर उठा और तेजी से हवा में लहराते हुए रुद्र की ओर लपका। सेकंड के 10वें हिस्से में रुद्र को अंदाजा लग चुका था कि अब अगले पल उसके साथ क्या होने वाला था, और उसने बड़ी ही तेजी से खुद को झुकाकर उस भारी भरकम बक्से की मार से बचा लिया, जो उड़ता हुआ कमरे में दूसरे कोने की एक दीवार से जा टकराया और फर्श पर गिर पड़ा। इधर अपना पहला वार खाली जाते देख वह औरत और भी ज्यादा गुस्से से भर गई थी, और इससे पहले कि रुद्र को कुछ भी समझ में आता एक बार फिर उस औरत के इशारे पर वहीं पास पड़ा हुआ एक टूटा फूटा मगर भारी सा टेबल हवा में उड़ा और दोबारा रुद्र की ओर चल पड़ा। पर वह इस भी पूरी तरह सावधान था और इसीलिए वह एक बार फिर बड़ी ही आसानी से बच गया। ये दृश्य देखकर एक तरफ जहां वह छोटा सा बच्चा खुशी से किलकारियां भरता हुआ ताली बजा रहा था, वहीं वह भयानक औरत अब और भी ज्यादा गुस्से में नजर आने लगी। रुको, मेरी बात। रुद्र ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर वह उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, और अब तो वह इस कदर नाराज हो चुकी थी कि उसने कमरे में मौजूद हर एक चीज रुद्र की ओर ही उछाल दी, और रुद्र उन चीजों से बचने की भरपूर कोशिश करने लगा। रुद्र चाहे जितना तेज ही क्यों न हो, पर जब कमरे में मौजूद हर एक चीज का निशाना वही था, तो जाहिर सी बात थी कि उसे कहीं न कहीं चोट लगनी तय थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रुद्र ने हवा में उड़कर आते किताबों की एक बड़ी सी पेटी से बचने के लिए एक और को छलांग लगाए, और ठीक उसी पल वह काठी का घोड़ा सीधा आकर उसके माथे से टकराया और वह दर्द के मारे चीख उठा। रुद्र
रुद्र चीखता हुआ वहीं फर्श पर गिर पड़ा और उसकी यह हालत देखकर वह औरत भी खुश हो उठी, पर अचानक वहां एक और चीख उभरी जिसे सुन न सिर्फ रुद्र बल्कि उस खून से सने चेहरे वाली औरत की नजरें भी उस चीखने वाले इंसान की ओर मुड़ गईं। इधर रुद्र इस रूहानी दुनिया में साक्षात मौत से जूझ रहा था और उधर इंसानी दुनिया में मौजूद उसके शरीर पर इन चीजों का प्रभाव साफ नजर आ रहा था। कम ऑन रुद्र यार, जल्दी कर, अब सिर्फ 20 मिनट बचा है तेरे पास। दरवाजे के करीब खड़े अंकुश ने कहा, जो काफी ज्यादा परेशानी में नजर आ रहा था। चिंता मत कर, वो ये बात हमसे बेहतर जानता है और इसलिए वो वक्त से पहले जरूर वापस आ जाएगा। माहिरा ने अंकुश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जो खुद भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। वहीं उस बच्चे के नाना नानी एक दूसरे को संभाल रहे थे और उस बच्चे का पिता मोहन सूनी आंखों से कभी सोफे पर बेहोश पड़े रुद्र को तो कभी बिस्तर पर मौजूद अपने बच्चे को देख रहा था। ठीक उसी पल ऐसा लगा मानो नीचे कहीं किसी कमरे में कोई भारी भरकम चीज गिर गई हो, जिसके गिरने की आवाज यहाँ उन सबके कानों तक पहुंची थी। ये क्या था? उस बच्चे के नाना नानी ने हैरानी भरी नजरों से पहले एक दूसरे की ओर देखकर पूछा, पर जब उन्हें कोई जवाब न सूझा तो इस बार जवाब के लिए वे सभी माहिरा और अंकुश का मुंह ताकने लगे। उधर आवाज सुनकर अंकुश और माहिरा की नजरें भी आपस में टकराईं और जब उस बच्चे के पिता ने भी उनसे इसी सवाल का जवाब मांगा तो न चाहते हुए भी उसे उन तीनों को इसका जवाब देना ही पड़ा। शायद रुद्र वहां नीचे है स्टोर रूम में, अंकुश ने जवाब दिया और समर्थन के लिए माहिरा की ओर देखने लगा, पर माहिरा की नजरें तो बस रुद्र पर टिकी हुई थी। स्टोर रूम में मोहन ने हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए उससे पूछा और इस दौरान लगातार चीजों के गिरने और एक दूसरे से टकराने की आवाजें आती जा रही थीं, मानो जैसे कोई कमरे की सारी चीजें इधर उधर उड़ा रहा हो। पर वो तो यहाँ है हमारे सामने। अंकुश और माहिरा के पीछे खड़े उस बुजुर्ग दंपति ने सामने सोफे पर मौजूद रुद्र के बेजान से पड़े जिस्म की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारी दुनिया में मौजूद उसका जिस्म भले ही यहाँ है, पर उस पार दूसरी दुनिया में शायद वह उस स्टोर रूम में है। अंकुश ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर शायद उन्हें उसकी कही हुई इस बात का मतलब जरा भी समझ में नहीं आया और इसीलिए उन्होंने दोबारा कुछ पूछने के लिए अपने होंठ हिलाए, पर इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते माहिरा बुरी तरह चीख उठी और उन सब की नजरें फौरन माहिरा की ओर घूम गईं। क्या हुआ? सबने एक साथ एक ही स्वर में उससे सवाल किया, जबकि माहिरा ने सोफे पर पड़े रुद्र के जिस्म की ओर इशारा कर दिया। उसका इशारा मिलते ही उन सब की नजरें दोबारा रुद्र की ओर घूम गईं और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी मारे हैरानी के वो सब भी उछल पड़े। दरअसल हुआ ये था कि जो चोट उसे वहां रूहानी दुनिया में लगी थी उसका असर यहाँ दिख रहा था और उसके माथे पर एक बड़ा सा घाव हो गया था जिसमें से खून बह रहा था। रुद्र, चीखते हुए माहिरा रुद्र की ओर भागी, पर इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाती अंकुश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रुक जाओ माहिरा, तुम जानती हो कि जब तक वह वहां उस दुनिया में है हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से उस बच्चे या रुद्र की जान चली जाए। अंकुश ने माहिरा को रोकने के लिए चेतावनी से भरे लहजे में कहा और साथ ही उसने उस बच्चे की ओर इशारा किया और जैसे ही माहिरा की नजर उस बच्चे पर पड़ी वह एक बार फिर चौंक गई। वजह उस बच्चे के माथे से रिसता हुआ खून था और वे दोनों फौरन समझ गए कि हो न हो वहां उस दुनिया में उस बच्चे को भी चोट पहुंचा था और यह सोचकर ही उनकी रूह कांप उठी कि क्या हो अगर रुद्र उसे बचाने में नाकामयाब हो जाए तो। पर जो भी हो उन्हें रुद्र और उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। बहरहाल यहाँ बात सिर्फ उनकी नहीं थी बल्कि फिलहाल उनके साथ कुछ और लोग भी थे। जैसे ही उस बच्चे के पिता मोहन को अपने बच्चे के सर से बहता खून दिखा वह बुरी तरह बौखला उठा। माँ, मेरा बेटा, उसे चोट लगी है।
कहने के साथ ही बदहवासा वह भी अपने बेटे की ओर भागा, पर वक्त रहते अंकुश ने उसे भी रोक लिया। देखिए सर, आप अभी वहां नहीं जा सकते। अंकुश ने उसे समझाने की कोशिश की, जबकि माहिरा उन बुजुर्ग दंपति को समझाने में लगी हुई थी। पर क्यों? उस बच्चे के पिता ने अंकुश से सवाल किया, जो उसकी बात सुनकर बुरी तरह तड़प उठा था। क्योंकि सर, इससे उन दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए प्लीज आप यहीं रुकिए। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारा दोस्त है वहां उसके साथ। अंकुश ने उस बच्चे के पिता को समझाते हुए कहा, और उसने एक बार फिर घड़ी की सुइयों पर निगाह डाली। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। रुद्र भाई जल्दी आ जा, तुझे तेरा फेवरेट मसाला डोसा खिलाऊंगा पक्का। अंकुश अपने आप से बड़बड़ाया, और एक बार फिर उसकी नजरें रुद्र और उस बच्चे के साथ चिपक गईं। यहाँ वक्त कम था और वहाँ रुद्र अब तक उस बच्चे को बचाने की अपनी कोशिशों में नाकामयाब ही रहा था। खैर, वह चीख सुनकर जैसे ही उन दोनों की नजरें उस आवाज की ओर गईं, उन्होंने देखा कि शौर्य भी वहीं फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके माथे से खून रिस रहा था। रुद्र को सबक सिखाने के चक्कर में वह औरत भूल गई थी कि यहाँ उनके अलावा कोई तीसरा भी था। वह औरत रुद्र से बहुत ही ज्यादा नाराज थी, मगर फिर भी अपने बच्चे चोट लगता देख उस माँ का कलेज फट पड़ा और वह हवा में तैरती हुई फौरन अपने बेटे के पास जा पहुंची। शौर्य तड़प कर अपने बच्चे का नाम पुकारती हुई उसकी मीशी माँ वहीं उसके पास ही बैठ गई और उसने अपने बच्चे का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। इधर सब कुछ शांत पाकर रुद्र वापस खड़ा हुआ और शौर्य की ओर तेजी से बढ़ा, जिसे फिलहाल उस औरत ने अपने गोद में लिटा रखा था। पर इस वक्त वह उस रूप में नजर नहीं आ रही थी जिस रूप में वह कुछ पलों पहले नजर आ रही थी, बल्कि इस वक्त तो वह पूरी तरह सामान्य एक माँ के जैसी नजर आ रही थी, जो अपने बच्चे को लगी चोट देखकर बुरी तरह बिलख रही थी। रुद्र समझ गया कि जब भी शौर्य अपनी मीशी माँ को देखता होगा तो वह हमेशा उसे इसी रूप में नजर आती होगी, और शायद इसीलिए उसे कभी भी अपनी उस मरी हुई माँ से डर नहीं लगा। खैर, माँ से डर कैसा? माँ तो बस माँ होती है, भले वह किसी भी रूप और कैसे भी हालात में हो। वह अपने बच्चे पर लगा एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ऐसा ही कुछ दृश्य रुद्र यहाँ भी देख रहा था। देखो क्या किया तुमने, तुम अनजाने में ही उसे कितना चोट पहुंचा रही हो, खुद तुम्हें भी यह नहीं पता। रुद्र ने शौर्य की ओर बढ़ते हुए उसकी माँ से कहा, जो अभी आंसू बहा रही थी। मैं जानता हूँ तुम अपने बच्चे से बहुत प्यार करती, और शायद इसलिए अपनी मौत के बाद भी तुम उससे दूर नहीं जा पा रही हो, पर तुम्हारा ये प्यार उसके लिए किसी वरदान के बजाय एक अभिशाप बनता जा रहा है, और तुम जाने अनजाने अपने ही बच्चे से उसकी जिंदगी छीन रही हो। इस बार रुद्र ने जो कहा उसे सुनकर उस बच्चे की माँ ने नजरें ऊंची कर सामने खड़े रुद्र की ओर देखा। माँ, मैं बस उसके साथ खेलना, वक्त बिताना चाहती हूँ, उसकी माँ ने कहा, और उसका आंसुओं से भरा चेहरा देख रुद्र जैसे इंसान का दिल भी भर आया, पर अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उसने आगे बोलना शुरू किया। मैं जानता हूँ कि तुम बस उसके साथ वक्त बिताना चाहती हो, पर तुम्हारा उससे यूं यहाँ कैद करके रखना सही नहीं है, क्योंकि इस तरह बिताया हुआ उसका हर एक पल उसे धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए ये चाहती हो। कहने के साथ ही रुद्र ने सीधे उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर उसे वहां सिवाय आंसुओं के और दर्द के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैं और क्या करूं? पूछते हुए वह एक बार फिर से तड़प उठी। उसे आजाद कर दो इस कैद से, ताकि वह उन सभी लोगों के साथ वक्त बिता सके जो वहां उसकी दुनिया में उसे तुम्हारी तरह ही प्यार करते हैं। रुद्र ने उसे समझाया, और वह एकटक अपने बच्चे को निहारने में लगी हुई थी, जो बड़े ही आराम से उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था।
उसे एक बेहतर और खूबसूरत जिंदगी जीने का मौका दो और उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दो, ताकि वह जब भी तुम्हें याद करे तुम पर नाज हो उसे। रुद्र ने कहा, और इस बार उस औरत ने पलटकर रुद्र की ओर देखा। तुम यहाँ आए ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ, क्यों? अचानक उस औरत ने रुद्र की ओर हैरत भरी नजरों से देखा और उसी से सवाल पूछ लिया। उसके लिए रुद्र ने उसकी गोद में लेटे उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, और उसका जवाब सुनकर उस औरत के होठों पर मुस्कान उभर आई। वहीं उस इंसानी दुनिया में रुद्र के आसपास मौजूद वो सारे लोग अपनी सांसें रोके हुए उसे और उस बच्चे को देख रहे थे, और अब उनका यूं एक पल गुजारना उन पर भारी पड़ रहा था। ठीक उसी पल अचानक रुद्र का हाथ हिला और एक ही झटके में वह रूहानी दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आ गया। रुद्र चिल्लाते हुए वे सब के सब उसकी ओर दौड़ पड़े। वो बच्चा। रुद्र ने बच्चे की ओर देखने की कोशिश की, मगर वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि लगभग सबने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, और इससे पहले कि वह एक और लफ्ज कहता वह दोबारा बेहोश हो गया। इस बार जब उसे होश आया तो उसने खुद को किसी आरामदायक नर्म बिस्तर पर मौजूद पाया, और साथ ही होश में आने के बाद उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने उसके सिर पर कोई बहुत ही भारी सी चीज दे मारी हो। बहरहाल इस बार भी होश में आने के बाद जब उसे सामने खड़े अंकुश और माहिरा नजर आए तो उसने सबसे पहले उनसे उस बच्चे के बारे में ही पूछा। वो बच्चा शौर्य, वो कहाँ है? रुद्र ने बिस्तर पर से उठने की कोशिश करते हुए उनसे पूछा। वो ठीक है रुद्र, पर फिलहाल तुम अपनी फिक्र करो। कहने के साथ ही अंकुश ने वापस उसे धक्काकर बिस्तर पर ही लिटा दिया। उसे होश आ चुका है और वह पास के ही एक कमरे में है, उसके साथ बाकी सब लोग भी हैं और फिलहाल डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा है। इस बार जवाब माहिरा ने दिया। अच्छा, छोड़ी मदद तो करो, रुद्र ने मरी हुई सी आवाज में कहा और दोबारा उठने की कोशिश करने लगा, पर इस बार उसका इशारा पाकर माहिरा ने उसके कंधे के पीछे तकिया लगा दिया, जिसके सहारे अपनी पीठ दीवार से टिकाकर आराम से बैठ गया। हुआ क्या था? अचानक माहिरा ने उसके सिर पर लगी उस चोट की ओर इशारा करते हुए पूछा जहां फिलहाल बैंडेज लगी हुई थी। बताता हूँ, कहने के साथ ही रुद्र ने उन दोनों को सब कुछ विस्तार से बता दिया, जिसे सुनकर उन दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तो क्या इन सब के पीछे उसकी माँ थी? अंकुश ने होठों से सीटी बजाते हुए उससे पूछा। पर उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, वह तो जवाब में माहिरा ने कुछ कहने की कोशिश की और दुविधा में फंसकर रुद्र की ओर देखने लगी, जबकि रुद्र उन दोनों की ओर देखकर अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराया। वो बस अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना चाहती थी, रुद्र ने इत्मीनान से कहा और उसकी बात सुनकर दोनों ही खामोश हो गए। तुझे पता है, अगर तुझे लौटने में 1 मिनट की भी देर हो जाती तो तू हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह जाता। अंकुश ने चिढ़े हुए स्वर में कहा। क्या करूं यार, वहां घड़ी नहीं थी ना तो वक्त का पता ही नहीं चला, उसने मजाक में कहा, और इस बात पर तो अंकुश और भी ज्यादा चिढ़ गया। ठीक है, मैं उस बच्चे को देख कर आता हूँ। कहने के साथ ही बुरी तरह चिढ़ा हुआ अंकुश अपनी जगह से उठा और पलटकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। वो मसाला डोसा मत भूलना। उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही रुद्र की यह आवाज उसके कानों में पड़ी और वह बिजली की सी फुर्ती से रुद्र की ओर घूम गया। इधर वह रुद्र को हैरानी भरी नजरों से देख रहा था और उधर रुद्र उसकी ओर देखकर बड़ी ही मासूमियत के साथ मुस्कुरा रहा था, जबकि माहिरा बुरी तरह चकराई हुई उन दोनों को ही देख रही थी। ये मसाला डोसा का क्या चक्कर है? मारे हैरानी के उन दोनों की ओर देखते हुए उसने उनसे सवाल किया, जिस पर रुद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा, जबकि अंकुश बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। अगले दोपहर सब लोग उसी हॉल में इकट्ठे खड़े थे जहां पहली बार उस परिवार के लोगों ने रुद्र
और उसके दोस्तों से मुलाकात की थी और इस वक्त रुद्र और उसके दोस्त वहां से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे। बेटा कुछ दिन और यहाँ रुक जाते हमारे साथ तो हमें भी तुम लोगों की कुछ सेवा करने का मौका मिल जाता। उस बच्चे की नानी ने रुद्र और उसके दोस्तों से निवेदन किया। जी माँ जी जरूर रुकता, पर वक्त की कमी होने की वजह से मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी अगर कभी किसी रोज दोबारा यहाँ आना हुआ तो आप सभी से मुलाकात जरूर करूँगा। रुद्र ने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा और इसके बाद भी उन लोगों ने उसे और उसके दोस्तों को रोकने की काफी कोशिशें की, पर अंततः रुद्र की जिद के आगे उन सभी को हार मानना पड़ा और उनसे इजाजत लेकर वह अपने दोस्तों माहिरा और अंकुश के साथ दरवाजे से बाहर निकलकर उस टैक्सी की ओर बढ़ गया जो उन्हें एयरपोर्ट लेकर जाने वाली थी। मिलते हैं चैम्प कहने के साथ ही रुद्र ने उस बच्चे शौर्य के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा और फिर जाकर उस टैक्सी में बैठ गया, जबकि बाकी दोनों पहले ही टैक्सी में बैठ चुके थे। टैक्सी में बैठकर उसने और उसकी ही तरह बाकी दोनों ने भी दरवाजे पर खड़े उस बुजुर्ग दंपति, उनके दामाद मोहन और उसके बच्चे पर एक बार फिर प्यार भरी निगाह डाली और इसी के साथ ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट कर दी। बाकियों की नजरें बच्चे और उसके साथ खड़े उसके परिवार के लोगों पर टिकी हुई थी, जबकि रुद्र वहां ऊपर पहली मंजिल पर मौजूद उस खिड़की पर खड़ी उस औरत को देख रहा था जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही थी। रुद्र उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बदले में उसके चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। इधर देखते देखते ड्राइवर ने वह टैक्सी आगे बढ़ा दी और धीरे धीरे वह बच्चा और बाकी सब भी उनकी नजरों से ओझल हो गए। कुछ ही मिनटों में वह टैक्सी हाईवे पर दौड़ने लगी जिसकी अगली मंजिल थी बेंगलुरु एयरपोर्ट।